हेलो दोस्तों, अनअकैडमी यूपीएससी डिकोड के इस प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए हम पीवाईक्यूज डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं। 2015 का कंप्लीट पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं और 2016 के पेपर का यह हमारा सेकंड सेशन है। हमने यह डिसाइड किया है कि 2016 के पेपर को हम 4 सेशन में बांट कर डिस्कस करेंगे। पहला सेशन हमने फर्स्ट 25th क्वेश्चन 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और आज हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन 26 से 50 तक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट सेशन आपने देखा होगा, मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हुआ, रियलाइज हुआ कि शायद हमने फर्स्ट पेपर में शुरुआती टाइम में थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया और लास्ट के क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे ये रियलाइज हो रहा था कि हमारा सेशन कंपेरेटिवली काफी लंबा हो चुका था, तो हमने लास्ट के क्वेश्चंस पर थोड़ा सा कम टाइम, कंपेरेटिवली कम टाइम दिया। तो आज कोशिश करेंगे कि वैसी गलती दोबारा ना हो। जिस क्वेश्चन पे हमें टाइम देने की जरूरत है वहां पर पूरा इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और जहां पर हमें केवल फैक्चुअल जानकारी लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है वहां पर हम थोड़ा सा फास्ट भी चलेंगे। तो आज के पेपर में हम डिस्कस करेंगे अगले 25 क्वेश्चन। बाकी आपको पता है कि ये केवल पीवाईक्यू डिस्कशन नहीं है, बल्कि आपकी तैयारी का एक बेसिक पार्ट को सबसे बेहतर बनाने का प्रयास है। तो अगर आप अभी तक पिछले सेशंस नहीं देख पाए हैं तो प्लीज उनको देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत आप अपने आप पाएंगे। आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, आपकी तैयारी में बहुत सारी वैल्यू एडिशन हो चुका होगा और आप अपनी तैयारी को ज्यादा मजबूत पाएंगे। आइए बिना किसी देरी के चर्चा करते हैं। 26th क्वेश्चन है हमारा एक स्कीम को लेकर, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, देखिए दोस्तों, 2016 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं और 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पहली बार आई थी तो मोदी सरकार ने कई बड़ी बड़ी योजनाओं की अधिसूचना जारी की थी, है ना। चाहे वह जन धन योजना जैसी वित्तीय समावेशन की योजना हो, चाहे ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम हो, चाहे वो स्मार्ट सिटीज को लेकर हो, चाहे वो जल संरक्षण को लेकर हो, तो मोदी गवर्नमेंट ने उस दौरान बड़े स्तर पर व्यापक योजनाओं का अनाउंसमेंट किया था। स्टैंड अप योजना जो है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, उसका मतलब है था एंटरप्रेन्योरशिप, जो उद्यमिता है उसको बढ़ावा देना और भारतीय समाज का जो निचला तबका रहा है तथा कथित रूप से पिछड़ा हुआ तबका रहा है सामाजिक स्तर पर, जिनमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और महिलाओं का वर्ग आता है, उन लोगों को उद्यमिता में आगे लाने के लिए हमारी सरकार के द्वारा स्टैंड अप इंडिया स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो पहला जो इसका ऑप्शन है, जो स्टेटमेंट है पहला, इसका प्रयोजन, इसका उद्देश्य एससी एसटी एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। तो यह एकदम करेक्ट है, इस स्टेटमेंट में कोई खराबी नहीं है। और मैं जब ये कह रहा हूं कि 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने आने के बाद बड़ी बड़ी योजनाओं का अनाउंसमेंट किया था, तो मेरे कहने का ये मतलब है इस तरह की योजनाएं एग्जाम के लिए प्रिडिक्टेबल थी, प्रिडिक्टेबल थी। आपने उस दौरान इस तरह की चीजों को प्रिडिक्ट कर लिया होना चाहिए जब इतनी व्यापक योजनाएं लॉन्च की जाती है, क्योंकि इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है और जिनका इम्पैक्ट ज्यादा होगा हमारी समाज पर, भारत की जनता पर, वहीं से तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि इवेंचुअली आप तैयारी किस चीज की कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो सरकार के प्रशासन का एक हिस्सा बनने की। और भारतीय सरकार, भारतीय राज्य, भारतीय राष्ट्र का, हमारे संविधान का मकसद क्या है? हमारे संविधान का मकसद एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित होना। हमारा देश जो है एक कल्याणकारी राज्य है, तो हमें इवेंचुअली लोगों के कल्याण की तरफ ही ज्यादा ध्यान देना होगा जब हम प्रशासन में जाएंगे। तो उससे रिलेटेड यह योजना इंपॉर्टेंट आपकी थी, प्रिडिक्टेबल थी, तो आप इसे प्रिडिक्ट कर पाते हैं, है ना। तो पहला ठीक था। बाकी पुनर्वित्तयन के लिए सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका काम ही यह है कि जो लघु मध्यम उद्योग होते हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनको पुनर्लोन दिया जाए, है ना। तो उनको लेकर ये सिडबी था। तो इसमें भी उद्यमिता को प्रोत्साहन करने की बात है। लघु स्तर पर जो उद्योगों को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, उनके लिए सिडबी को ही यूज किया गया था। तो यह भी स्टेटमेंट ठीक है।
विकल्प ए और बी दोनों हमारे लिए करेक्ट है। इसकी थोड़ी सी आप ये देखेंगे व्याख्या तो देख सकते हैं, एससी एसटी और महिलाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी और सिडबी के जरिए 10,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि की वित्तीय सहायता इसके अंतर्गत प्रदान की गई थी। तो ये सारी एक इंपॉर्टेंट योजना थी। योजनाओं से हर साल आपके सामने 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं, तो योजना वाला सेगमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर जब आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने की तरफ ध्यान देते हैं। जब आप यूपीएससी का यह क्वेश्चन देखते हैं तो आपको आगे कई सारे क्वेश्चन को सोल्व करना, हमें किस तरह से सोल्व करना है उसकी मेथड आपको यह क्वेश्चन देता है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत इसका डेप्थ में एनालिसिस करते हैं। आइए फैक्ट वगैरह की तो बात कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन को पढ़कर उसे क्रैक कैसे कर सकते हैं वो बात इससे समझते हैं। ठीक है, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूएन है, यूएन से संबंधित है वह है। FAO पारंपरिक कृषि प्रणालियों को सार्वभौमिक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली, ये एक पूरी टर्मिनोलॉजी है। ग्लोबली इंपोर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम, एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम, कृषि विरासत प्रणाली। ठीक है, मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं क्वेश्चन को क्रैक करने की तरफ। कृषि विरासत प्रणाली की हैसियत प्रदान करता है। बेसिकली इस लाइन ने आपको यह कहा कि जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, यह कृषि प्रणालियों को, जो पारंपरिक कृषि प्रणालियां हैं उनको ग्लोबली इंपोर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम GIAHS का दर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ये दर्जा प्रदान करता है। तो इसके बारे में इस पहल का लक्ष्य क्या है, क्या टारगेट है इस पहल का, क्यों यह दर्जा प्रदान किया जाता है। तो देखिए, अभी निर्धारित GIAHS के स्थानीय समुदायों को आधुनिक प्रौद्योगिकी, आधुनिक कृषि प्रणाली का प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है, जिससे उनकी कृषि उत्पादकता अत्यधिक बढ़ जाएगी। अब आप वापस से इस लाइन को पढ़िए जो क्वेश्चन 27 के साथ में आपको दी हुई है। ये क्या करता है, पारंपरिक कृषि प्रणालियों में से कुछ कृषि प्रणालियों को सार्वभौमिक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली के रूप में टैग करता है। तो क्या इसका मकसद यह होगा, इसका मकसद आपको क्या नजर आया, इसका मकसद यह नजर आया कि जो हमारी प्राचीन कृषि प्रणालियां हैं उनमें से कुछ कृषि प्रणालियां इतनी साइंटिफिक, इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमें उनको संरक्षित करना चाहिए, हमें उनका संरक्षण करना चाहिए। तो क्या इसका मकसद यह होगा कि जो लोग ऐसी प्राचीन इंपॉर्टेंट कृषि सिस्टम से एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उनको नई प्रौद्योगिकी आप सिखाएंगे, उनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नई कृषि पद्धति बताएंगे? नहीं, आप क्या करेंगे, उनकी कृषि पद्धति को संरक्षण करने के लिए उनको दुनिया के सामने लाएंगे और उनको चाहे फाइनेंशियल हो चाहे टेक्निकल हो ऐसे असिस्टेंट्स देंगे ताकि वह अपनी प्राचीन प्रणालियों की सुरक्षा कर पाए, वह प्राचीन ज्ञान वह बचा कर रख सके। तो अगर आप नवीन तकनीकी नई कृषि प्रणाली का प्रशिक्षण दे देंगे और नए उत्पादन बढ़ाने के लिए नवीन आधुनिक प्रौद्योगिकी सिखा देंगे, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में ये अपनी विरासत प्रणाली को भूल जाएंगे? डेफिनेटली भूल जाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। जब आप इसको गलत करते हैं तो ए और डी आपका ऑटोमेटिक गलत हो जाता है। इसका मतलब आपको नजर आया कि दूसरा स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है, तीसरा हमें डिसाइड करना है कि ठीक है या नहीं है। राइट, बात आपको समझ में आ गई? फिर आप दूसरा पढ़ लेते हैं, वैसे ये ठीक है। पारितंत्र अनुकूली परंपरागत कृषि पद्धतियां और उनसे संबंधित लैंडस्केप, कृषि जैव विविधता और स्थानीय समुदायों के ज्ञान तंत्र का अभिनिर्धारण एवं संरक्षण करना। ये कह रहा है, ये देखो यहां से पढ़ो, इस पहल का संपूर्ण लक्ष्य क्या है? तो एक लक्ष्य यह बता रहा है कि पारितंत्र के अनुकूली जो हमारा इकोसिस्टम है उसके अनुसार जो परंपरागत कृषि पद्धतियां हैं उसको नुकसान पहुंचाने वाली नहीं, नुकसान तो आधुनिक पद्धतियां कहीं ना कहीं पहुंचा रही थी। जब हम बहुत ज्यादा उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं,
फर्टिलाइजर्स का, है ना, और सस्टेनेबल तरीके से हम खेती को नहीं अपना रहे हैं, वो चीजें नुकसान कर रही थी। तो ऐसी कृषि पद्धतियां जो इकोसिस्टम के अनुकूल हैं और उनसे संबंधित भू परिदृश्य को और कृषि की जैव विविधता को, स्थानीय समुदायों के पास जो ये प्राचीन ज्ञान है उसको संरक्षित करना एक क्या है, इस पहल का लक्ष्य है। तो यह 100% सही है ना, प्राचीन पद्धतियों के ज्ञान को संरक्षित करना इसका लक्ष्य है। फिर ये कह रहा है इस प्रकार के अभी निर्धारित GIAHS स्थल, यानी जिन जगहों को GIAHS निर्धारित कर दिया गया है उन सभी के भिन्न भिन्न कृषि उत्पादों को भौगोलिक सूचक जियोग्राफिकल इंडिकेशन की हैसियत प्रदान करना। तो देखिए जियोग्राफिकल टैग, GI टैग देने का काम इसका नहीं है, GI टैग देने का काम इसका नहीं है। इसका स्पेसिफिकली यही काम है कि भारत में नहीं, पूरे विश्व में ऐसी प्राचीन कृषि प्रणालियों की, उन कृषि प्रणालियों का संरक्षण करना है जो पर्यावरण के अनुकूल भी है, कृषि जैव विविधता को बढ़ावा भी देती है और जनजातीय समुदायों का, स्थानीय समुदायों का जो प्राचीन ज्ञान है उसका भी संरक्षण होता है। हमें मोनोकल्चर को थोड़ी अपना लेना है, सब जगह एकल कृषि हम कर लें, नहीं, हमें प्राचीन प्रणालियों को भी संरक्षित करना है। तो इसका उत्तर केवल विकल्प बी, केवल 2 इसका सही उत्तर होगा। यह एक बहुत शानदार क्वेश्चन था जो यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था, और मुझे लगता है ये आपको टफ लग सकता है क्वेश्चन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि इस क्वेश्चन से हम यूपीएससी की समझ को समझते हुए, यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने के तरीके को समझते हुए, क्वेश्चन से ही किस तरह से हम आंसर निकालने की तरफ बढ़ सकते हैं, इस क्वेश्चन से आप अच्छी तरह समझ पाते हो। क्योंकि जब आप स्टेटमेंट फर्स्ट को देखोगे और इसकी इस इंफॉर्मेशन को देखोगे जो इसने शुरू में दी है, तो यह कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है आप समझकर एलिमिनेट कर सकते हैं स्टेटमेंट 1 को, और वहां से आप 50% जीत चुके होते हैं, फिर आपको 50% का रिस्क रहता है, राइट। तो ये हमें देखना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इस साल भी है ना कुछ GIAHS, सॉरी मैं इसको ये कर लेता हूँ, इस साल भी कुछ GIAHS स्थल घोषित किए गए हैं। कौन घोषित करता है? FAO के द्वारा घोषित किया जाता है। हालांकि भारत से कोई भी स्थल घोषित नहीं किया गया है, लेकिन इस साल भी कुछ किए गए हैं। आप प्लीज करंट अफेयर में उसको पढ़िएगा इस व्याख्या में, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे इस क्वेश्चन पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा बात करनी थी, तो मैंने उस करंट इशू को अभी इसमें शामिल नहीं किया है। आप लोग प्लीज इस इशू को जाकर पढ़िएगा। भारत में 3 जगहों को इस तरह से घोषित किया गया है। एक तो कश्मीर में जो केसर की खेती की जाती है उसको प्राचीन ये GIAHS का दर्जा दिया गया है। एक ओडिशा में कोरापुट करके एक जगह है, वहां पर अभी उनके बारे में देखते हैं, और एक केरल में कुट्टनाड में समुद्र तल से नीचे खेती की जाती है, उसको लेकर यह 3 जगह हैं भारत में जिनको यह दर्जा प्राप्त है। तो ये आपके लिए तीनों जगहें भी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। इसको आप देखेंगे तो ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम, आप इस नाम को बस पढ़िए, एकदम आराम से पढ़िए और सोचिए कि ये क्या है, आप समझ जाएंगे चीजें। ठीक है, आपको ये पता नहीं होगा कि FAO के द्वारा जारी किया जाता है या क्या किया जाता है, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता हुआ नजर आएगा जब आप इस नाम को केवल पढ़ेंगे, राइट। तो आप इसको देखिए, ऐसे कृषि पारिस्थितिकी तंत्र हैं जिन्हें ऐसे समुदाय रहते हैं जो अपने क्षेत्र के साथ जटिल संबंध बनाए रखते हैं। ये विकसित हो रहे स्थल सुनम्य प्रणालियां हैं जिनकी विशेषता उल्लेखनीय कृषि जैव विविधता, पारंपरिक ज्ञान, अमूल्य संस्कृति और लैंडस्केप है, जिनका प्रबंधन किसानों, चरवाहों, मछुआरों और वनवासियों द्वारा संधारणीय रूप से किया जाता है। अब इतना जटिल भाषा आपके समझ आए या ना आए, लेकिन अगर मैंने आपको समझा पाने में सफलता प्राप्त की है तो वो उतना आपके लिए काफी है ना। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने विश्व भर में 80 से ज्यादा स्थलों को नामित किया है। इन तीनों के बारे में हमने बात कर ली। GI टैग देने जैसा कोई प्रावधान इसके अंतर्गत नहीं है, और ये हमने बात की कि इसका उद्देश्य पारंपरिक कृषि प्रणालियों का संरक्षण करना है, न कि आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण प्रदान करना, राइट। अब आइए भारत में जो 3 जगह हैं, पंपोर केसर विरासत, पंपोर सेफ्रॉन हेरिटेज जम्मू कश्मीर में, इसको दर्जा मिला 2011 में।
केसर की खेती कश्मीर क्षेत्र के पंपोर करेवा की एक विशेषता है। केसर परंपरागत रूप से प्रसिद्ध कश्मीरी व्यंजनों, इसके औषधीय गुणों और कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है। चावल प्राथमिक रूप से मुख्य फसल है। यहाँ मक्का, बाजरा और दालें भी उगाई जाती है। इस क्षेत्र की बात कर रहा है, पंपोर करेवा की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये एक लाइट थोड़ी सी बंद हो गई है, मैं इसको अभी चालू कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। फिर जोखिम क्या है, यहाँ पर जोखिम क्या है, यहाँ पर जल की कमी है, उत्पादकता में कमी और बाजार की स्थिरता का जोखिम भी आपको देखने को मिलता है। फिर कोरापुट की परंपरागत कृषि आप ओडिशा में देखते हैं, 2012 में इसको दर्जा दिया गया था। मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं चीजों को करेक्ट कर लेता हूं। अब ठीक है, राइट। पूर्वी घाट में कोरापुट क्षेत्र क्या है, एक उच्च भूमि पठार है। यहाँ पर धान की निर्वाह कृषि वो होती है जो समुदाय केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए उतना ही करते हैं जितना कि उनका जीवन चल जाए। वाणिज्य व्यापार करना, है ना, लाभ कमाना उनका उद्देश्य नहीं होता। तो धान की निर्वाह कृषि अधिकांशतः कृषि योग्य उच्च भूमि ढलानों पर होती है। इस क्षेत्र में जे पोरे में औषधीय पौधों के समृद्ध आनुवांशिक संसाधन भी विद्यमान हैं। कोरापुट की परंपरागत प्रणालियां जनजातीय समुदायों और उनकी स्थानिक ज्ञान प्रणाली से दृढ़ता से जुड़ी हुई है। उनके पास पवित्र उपवनों को बनाए रखने की परंपरा है जो पौधों के आनुवांशिक संसाधनों को संरक्षित करते हैं। तो ये स्थानीय समुदायों के ज्ञान की बात करता है ना। इससे क्या होगा, इससे कृषि की जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी या उसका संरक्षण होगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, देखिए ग्रीन एग्री जो क्या कहते हैं उसको, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन ने भारत को खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ाया। लेकिन इसके जब नुकसान की बात करते हैं तो एक नुकसान सबसे बड़ा यह है कि हम लोगों ने मोनोकल्चर को, एकल कृषि को अपनाना ज्यादा शुरू कर दिया। हमने एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं ताक पे रख दिया और एक ही तरह की किस्में हम उगाने लगे। इसीलिए अब हम क्या कर रहे हैं, मिलेट्स को वापस प्रमोट करना शुरू कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन का एक नुकसान ये हुआ कि हमने इतना ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज किया कि हमारी खेती जो है वो सस्टेनेबल नहीं रह पाई, संधारणीय नहीं रह पाई। तो हमारी भूमि को भी नुकसान बहुत ज्यादा उससे हुआ। हालांकि हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए वो एक बहुत लैंडमार्क डिसीजन रहा सरकार का, जिस तरह से उन्होंने वो शुरू किया, लेकिन कुछ नुकसान भी हमारे रहे। और एग्जाम में, मेंस में भी उसके नुकसान के बारे में पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, तो हमें पता सारी बातें होनी चाहिए। यहाँ पर कोरापुट की तरफ जो 52 जनजातीय समुदाय है, मुख्य रूप से खोंड है, भटाड़ा है, परोजा है, भूमिया है, बोंडा है आदि इससे संबंधित है। यहाँ निर्वनीकरण और खनन का जोखिम बना हुआ है। ओडिशा वाले क्षेत्र में हम देखते हैं कि उत्खनन, खनिजों को लेकर ओडिशा एक समृद्ध क्षेत्र है, तो वहां पर खनन का जोखिम बना हुआ है इस ट्रेडिशन को लेकर, इस ट्रेडिशन के लिए। फिर आप देखते हैं कुट्टानाड समुद्र तल से नीचे की कृषि प्रणाली है। केरल में 2013 में इसको क्या दिया गया, GIAHS ग्लोबली इंपोर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम का दर्जा दिया गया। कुट्टानाड आर्द्र भूमि कृषि प्रणाली खंडित कृषि परिदृश्यों का एक समूह है। यहाँ धान की खेती और मत्स्यन के लिए उपयोग की जाने वाली आर्द्र भूमि है। नारियल, कंद और खाद्य फसलों के रोपण के लिए उपयोग की जाने वाली उद्यान भूमि है। और अंतरदेशीय मत्स्यन के लिए इनलैंड, है ना, समुद्र के तरफ नहीं, जमीन के भीतर मत्स्यन के लिए प्रयोग किए जाने वाले जल क्षेत्र भी विद्यमान है। यहाँ जोखिम क्या है, यहाँ समुद्र स्तर में वृद्धि हो रही है, प्रदूषण बहुत ज्यादा है, पर्यटन भी बहुत ज्यादा है। पर्यटन भी प्रदूषण का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन बना हुआ है, ठीक है। कुट्टानाड आर्द्र भूमि कृषि प्रणाली यह भारत में एकमात्र ऐसी प्रणाली है जिसके तहत लवणीय जल में डेल्टा दलदलों को सुखाकर तैयार की गई भूमि पर समुद्र तल से नीचे चावल की खेती की जाती है। ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यह एक शानदार क्वेश्चन था, इस पर हमने अच्छा खासा टाइम दिया। आइए आगे चलते। फिर बात कर रहा है, अब देखिए हमने स्ट्रेटेजी वीडियो में भी बात की थी कि भारत के अपवाह तंत्र को लेकर बहुत ज्यादा क्वेश्चन
आपसे पूछे जाते हैं। पिछली बार हमने शायद गोदावरी के बारे में क्वेश्चन देखा था, गोदावरी के बारे में क्वेश्चन देखा था, अब की बार आपको ब्रह्मपुत्र के बारे में क्वेश्चन मिल गया है ना। तो भारत का अपवाह तंत्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारी तैयारी का एक बेसिक पार्ट है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपको पता होना चाहिए, आपको क्वेश्चन आने चाहिए वो वाले, ठीक है। तो क्या ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन सी है? दिबांग है, कामेंग है या लोहित है, इनमें से कौन सी है? तो आप देखिए ये यारलुंग सांगपो नामक स्थान तिब्बत से चेमो युंगटुंग ग्लेशियर से निकल रही है। निकलते हुए जब यह यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में जब एंट्री कर रही है तो इसके बाईं तरफ से, है ना, इसके बाईं तरफ से दिहांग, दिबांग और लोहित, देखो दिबांग और लोहित इसके बाईं तरफ से यहाँ पर इसमें मिल रही है। फिर आगे आप देखेंगे धनसिरी इसमें मिल रही है, लेकिन दाईं तरफ से आप देखेंगे सुबनसिरी और कामेंग, कामेंग की बात किया गया है तो कामेंग। तो हम पा रहे हैं कि तीनों इसकी सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की, तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन आप इस पूरे अपवाह तंत्र को ध्यान में रखिए। यहाँ पर आप देखेंगे मानस, मानस वाला रीजन कितना इंपॉर्टेंट है असम का, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस नेशनल पार्क, है ना। यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं, संकोच है, ये क्या है, रेडाक है, ये क्या है, जल जल ढाका करके शायद कोई नदी है। फिर इधर से तीस्ता नदी सबसे इंपॉर्टेंट, जेमू ग्लेशियर से निकलती है सिक्किम से, तीस्ता नदी यहाँ पर आकर मिल रही है। यहाँ से गंगा जो आ रही है, आपको पता है गंगा यहाँ आ रही है तो यहाँ पर फरक्का नामक स्थान से हुगली नदी अलग होती है पश्चिम बंगाल में से। तो यहाँ से हुगली नदी के अलग होने से लेकर यहाँ तक का जो रीजन है इसे वापस भागीरथी के नाम से जाना जाता है, भागीरथी के नाम से। और फिर जैसे यह बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पद्मा, इधर जब आप ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करेगी इसे जमुना कह दिया जाता है। तो पद्मा जमुना, और इधर से यह बराक नदी आ रही है और सब मिलकर मेघना बन जाती है, राइट। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का ये जो डेल्टा वाला रीजन, नीचे फिर सुंदरबन डेल्टा आप देखते हैं बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में अच्छी खासी मात्रा में सुंदरबन डेल्टा की आप एक्सपेंशन देख सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र, राइट। तो आपको अपवाह क्षेत्र के बारे में चीजें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग समाधान पद कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पद इसका सही वर्णन करते हैं? अब देखिए 2016 के सिनेरियो में जब आप देखेंगे तो हो सकता है आप इसे करंट अफेयर का क्वेश्चन कहें, करंट अफेयर का क्वेश्चन कहें, लेकिन वर्तमान 2026 के सिनेरियो में जब आप देखेंगे तो यह आपकी फंडामेंटल तैयारी का एक पार्ट है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। आपको इसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। तो यहाँ से दो बातें जानिए, बहुत सारी चीजें जो करंट अफेयर में होती है आने वाले सालों में वो हमारी तैयारी का फंडामेंटल पार्ट बन जाती है। दूसरी जो नवीन टेक्नोलॉजी होती है, नई जो टेक्नोलॉजी होती है जो समाचारों में रहती है, वहां से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या है, आइए देखते हैं। यह बैंक की शाखाओं का वह तंत्र है जो उपभोक्ताओं को अपने खातों का संचालन बैंक की किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा देता है, चाहे उन्होंने अपना खाता कहीं भी खोल रखा हो। फॉर एग्जाम्पल दो जगह हैं ए और बी, और एक व्यक्ति है एक्स, एक्स ने अपना खाता ए नामक शाखा में, दोनों बैंक है, एक ही बैंक है ए बी सी, ठीक है, एबीसी बैंक है और इसकी 3 शाखाएं हैं, ए बी सी शाखा है। एक्स ने अपना खाता शाखा ए में खोल रखा है। तो पहले क्या होता था, एक्स को अपने ज्यादातर ट्रांजैक्शन करने के लिए शाखा ए में ही डिपेंड रहना पड़ता था। लेकिन आपको पता है, हो सकता है कई बार एक्स बी नामक स्थान पर चला जाए और उसे बैंकिंग का कोई लेन देन करना पड़े, तो यहाँ पर फिर उसको बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता था, क्योंकि आप देख रहे हैं बैंक एक ही है लेकिन अलग अलग शाखाओं पर भी अलग अलग लेन देन आपको देखने को मिलेंगे। आपने जिस शाखा पर खाता खोल रखा है उसी शाखा से आप जनरली लेन देन करते थे। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आरबीआई ने यह तकनीक अपनाई थी, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। आप अगर एक बैंक से, अगर आप एचडीएफसी से जुड़े हुए हैं, एचडीएफसी की दिल्ली शाखा में आपका अगर अकाउंट है और आप बाई चांस किसी जगह पर जयपुर भी चले गए हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी एचडीएफसी से ट्रांजैक्शन करने को लेकर, ठीक है। हालांकि अब तो और ज्यादा एडवांसमेंट हमें देखने को मिल गया, यूपीआई जैसी चीजें हमारे पास आ गई,
है ना। तो लेकिन यह भी एक इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी थी उस टाइम की, जो बैंकों की शाखाओं वाला जो इशू था उसको समाप्त करती थी। पहला स्टेटमेंट हमारा ठीक है। यह व्यावसायिक बैंकों पर कंप्यूटरीकरण के माध्यम से आरबीआई का नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास था। देखो, यह कंप्यूटराइजेशन करने का तो प्रयास था, लेकिन इस कंप्यूटराइजेशन को करने के पीछे का उद्देश्य आरबीआई का कंट्रोल बढ़ाना नहीं था। इसका उद्देश्य था वित्तीय समावेशन, आप एक तरह से कह सकते हैं, है ना। तो यह स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा, और जब यह गलत हुआ तो दो स्टेटमेंट आपने एलिमिनेट कर दिए, दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए। फिर तीसरा क्या कह रहा है, यह एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशाल अनर्जक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स संपत्तियों वाले बैंक का अधिग्रहण दूसरे बैंक द्वारा कर लिया जाता है। तो इस तरह का भी आपको कोई भी सॉल्यूशन, या क्या कह सकते हैं, इस तरह का भी आपको कोई भी प्रावधान कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से रिलेटेड नजर नहीं आता। इसका उद्देश्य ऐसा नहीं है कि जिस बैंक की एनपीएस ज्यादा है उसका अधिग्रहण कर लिया जाएगा दूसरे बैंक द्वारा, ये इससे संबंधित नहीं है। केवल स्टेटमेंट एक इसका सही है और हमारा विकल्प ए सही उत्तर होगा। 4 क्वेश्चन हमने अभी तक किए हैं। आई होप आप लोगों को चीजें इतनी क्लियर हुई हैं कि आपको ये टाइम आपका वेस्ट होता हुआ नहीं लग रहा होगा, बल्कि आपको लग रहा होगा कि हम अपना टाइम सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर हम यह सीरीज कंप्लीट कर पाए, आप लोगों ने अगर सपोर्ट बनाए रखा और मैं यह सीरीज कंप्लीट कर पाया, मेरा मोटिवेशन क्या है, आप लोग मेरा मोटिवेशन है। अगर आप लोग इसे कंटिन्यू करने में मेरी हेल्प करेंगे तो जरूर आपकी तैयारी बहुत शानदार होगी। आप 2026 में जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप अपने आप को अलग तरह से कॉन्फिडेंट पाएंगे। आप पाएंगे कि हम क्वेश्चंस को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं और उन पर ज्यादा बेहतर रिएक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यह चीजें पसंद आएगी। ये सारी बातें हमने कर ली है, अब व्याख्या को लाइन टू लाइन पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोग जब हमारे चारों सेशन हो जाएंगे ना, जब हमारे चारों सेशन हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, ये पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है शकील अहमद अनअकैडमी। सेशन के लास्ट में मैंने उसका क्यूआर भी आपको दे दिया है। कोशिश करूंगा कि मैं कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूं। अगर आप उसे ज्वाइन कर लेंगे तो हमारी जो स्पेशल क्लासेज होती है, स्पेशल क्लासेज वे क्लासेज है दोस्तों जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री होती है। जैसे आप यूट्यूब पर फ्री देखते हैं उसी तरह बिल्कुल फ्री होती है। वहां पर हम हिस्ट्री का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, प्लस क्रैश कोर्स के साथ साथ हमने एक सेशन हिस्ट्री के एमसीक्यूज पर भी लेना शुरू किया है। हिस्ट्री का क्रैश कोर्स हमारा डेली सुबह 10 बजे होता है और एमसीक्यू की क्लास अभी कुछ दिनों के लिए हम शाम को 4 बजे कर रहे हैं। आगे के कुछ दिनों में इसकी टाइमिंग हम शिफ्ट करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं। तो ये हमारा थोड़ी इंफॉर्मेशन थी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो आप दोनों तीनों चीजों से अपडेट रह पाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अपने हर दोस्त से, क्योंकि मैंने 2 बार मेंस लिखा है, और जो भी दोस्त प्रीलिम्स को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर मुझसे कोई सजेशन मांगता है, मैं पहली बात यही कहता हूं कि जो आप देखते हैं ना UNFCCC है, फिर आप देखते हैं UNCBD है, फिर आप देखते हैं UNCCD है। ये तो एक ही साल में 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में इनकी स्थापना के बारे में प्रावधान किया गया था। फिर आप देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, जो किससे संबंधित है, ये संबंधित है अपने ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस से, ओडीएस से, है ना, ये है। फिर आप देखते हैं पोल्यूशन को लेकर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स या बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम देखते हैं। फिर आप देखते हैं मिनामाटा भी है पारे को लेकर, और भी बहुत सारी है। मेरा यही सजेशन होता है आप सबको कि इन सब के जो कन्वेंशन होते हैं, इन सब के जो प्रोटोकॉल होते हैं, उनको आपको सेपरेट कर करके और उसके बाद में कंपैरिजन करके आपको चीजें याद रखनी है। वरना अगर आप उनको सेपरेट करके नहीं पढ़ेंगे, आप उनको कंपेयर करके नहीं पढ़ेंगे, तो आप लास्ट में उनको मिक्स कर देंगे
आपको पता नहीं चलेगा कि नागोया प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज से संबंधित है या बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है। आप नहीं जान पाएंगे कि क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज का है या डेजर्टिफिकेशन का है, या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से रिलेटेड है या HFC से रिलेटेड है ना। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि आपको कन्वेंशंस को हमेशा सेग्रीगेट करके, सेपरेट करके पहले पढ़ना है, उसके बाद में उनको कंपेयर करते हुए आपको अपनी तैयारी को ठीक करना है। तो यहां पर यही क्वेश्चन है। देखिए एनेक्स 1 देश क्या कार्टाजेना प्रोटोकॉल से संबंधित है? प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियां सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्या नागोया प्रोटोकॉल से संबंधित है? स्वच्छ विकास क्रियाविधि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है? तो जब आप कार्टाजेना और नागोया का नाम सुनेंगे तो आप तो डायरेक्ट कह देंगे ये तो बायोडाइवर्सिटी वाले कन्वेंशन से संबंधित है, और जब बायोडाइवर्सिटी वाले कन्वेंशन से है तो एनेक्स 1 देश तो क्योटो प्रोटोकॉल में लाया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल में, जिसमें जो विकसित देश थे उनको एनेक्स 1 में रखा गया था और उनके लिए एमिशन को कम करने की अवधि अलग रखी गई थी, बाकी देशों के लिए अवधि को अलग रखा गया था, है ना। तो अगर आप चीजों को अलग अलग करके सेपरेट करके पढ़ेंगे तो आप ज्यादा बेटर तरीके से इनको याद रख पाएंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर पहला और दूसरा दोनों गलत है, क्योंकि ये तीनों जो बातें हैं ये क्योटो, ये एक तरह से क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बातें हैं, और ये दोनों जो प्रोटोकॉल्स हैं ये बायोडाइवर्सिटी के प्रोटोकॉल है, जबकि क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज का प्रोटोकॉल है, और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही लाया गया था। तो इसका उत्तर होगा विकल्प सी, आपका सही उत्तर होगा, केवल 3, ठीक है। आई होप यू गाइज आर गेटिंग द पॉइंट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू, ठीक है। मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग समझ पा रहे हैं। तो CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्योटो प्रोटोकॉल के तहत शमन मिटिगेशन उपकरणों में से एक है, जिसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के तहत विभिन्न पक्षों के द्वारा मिलकर स्थापित किया गया था, ठीक है। CDM ने को क्योटो प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया, ये फिर CDM के बारे में है। बाकी एनेक्स 1 देश भी क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकार हैं, है ना, ये सारी बात है। और प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियां भी इसी के अंतर्गत लाई गई थी, क्योंकि हमें क्या करना था, हमें अपने एमिशन को कम करने की तरफ ध्यान देना था, और UNFCCC इसी से संबंधित, जो क्योटो प्रोटोकॉल है वह इसी से संबंधित सबसे ज्यादा रहा है। तो ये तीनों चीजें ही आपके क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित थी, लेकिन बाकी जो 2 प्रोटोकॉल थे वो बायोडाइवर्सिटी वाले प्रोटोकॉल से, कन्वेंशन से संबंधित थे। जैव सूचना विज्ञान बायो इंफॉर्मेटिक्स, देखो बायो भी है और इंफॉर्मेशन भी है, यानी बायोलॉजी को या बायोटेक को जब आप IT से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स करते हैं तो आप बायो इंफॉर्मेटिक्स की बात करते हैं, बायो इंफॉर्मेटिक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि बायो इंफॉर्मेटिक्स में समाचारों में एक पद दिखता है ट्रांसक्रिप्टोम, ट्रांसक्रिप्टोम यह किसे निर्दिष्ट करता है? तो जो हमारे DNA को मैसेज के तौर पर आगे लेके जाते हैं मैसेंजर RNA, और फिर लास्ट में राइबोसोम में जाते हैं और वो एक उसका प्रोटीन बनता है ना, यह काम जो करते हैं mRNA अणुओं की एक श्रृंखला करती है। तो ट्रांसक्रिप्टोम से जो मतलब है हमारा, किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की एक पूरी चेन से मतलब है इसका, ट्रांसक्रिप्टोम से। साइंस का कॉन्सेप्ट है, मैं उस तरह से एकदम बेसिक से तो आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बायो इंफॉर्मेटिक्स के बारे में आप ये ध्यान रखिए, जब टेक्नोलॉजी की दो शाखाएं, बायोटेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मिलाकर उसका यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाएगा? बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, हमारी जो भी बायो इंफॉर्मेशन है, हमारी जीन से रिलेटेड, जीनोम से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, उसको जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं तो वह बायो इंफॉर्मेटिक्स हो गया, है ना। और उसी का एक टर्मिनोलॉजी है ट्रांसक्रिप्टोम, और उसका मतलब होता है किसी जीव के द्वारा जो mRNA अणुओं की श्रृंखला होती है जो अभिव्यक्त की जाती है, वह इसका उत्तर हो गया। तो 31 का उत्तर हमारा B हो गया। ये आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, मैंने काफी चीजें बता दी है, और लाइन टू लाइन आप इसको पॉज करके पढ़िए, या आपको शायद इसकी PDF मिलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा,
क्योंकि इसके बाद 2 सेशन हमारे और होंगे, उसके बाद आप शायद 1 दिन मानकर चलिए फिर आपको वो प्रोवाइड होगी। तो आप उतना वेट अगर कर सकते हैं तो वेट कर लीजिए, और वेट अगर नहीं कर सकते तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने अच्छा खासा टाइम आपको दे दिया है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष के बारे में। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? अगर यह क्वेश्चन होता आरबीआई का मिशन इंद्रधनुष, वह क्या था? तो यह क्या है? मिशन इंद्रधनुष इकोनॉमी से संबंधित एक इंद्रधनुष है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप लोग जाइए और इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसकी जो सिफारिशें हैं, जो इसके अंतर्गत किए जाने वाले काम हैं, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शायद एक समिति बनी थी, श्रीनिवास इंद्रजेती समिति, अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ। क्या मैंने इसको अभी देखा नहीं है, इस टॉपिक को मैं देख के नहीं आ पाया हूँ, लेकिन आप देखेंगे शायद श्रीनिवास इंद्रजेती समिति थी या कोई और थी, आप करेक्ट कर लीजिएगा, मैं एकदम श्योर नहीं हूँ उसको लेकर। उसने भारत के मॉनेटरी सिस्टम में, फाइनेंस सिस्टम में कुछ सुधार करने के लिए कुछ सिफारिशें की थी, है ना। या नेक्स्ट सेशन में मैं इस समिति का नाम आपको स्पष्ट रूप से बता दूंगा। उससे पहले अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता पाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। जो सिफारिशें की थी, और इन सिफारिशों को लागू करने के लिए इंद्रधनुष कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन भारत सरकार द्वारा जो मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था, वह बच्चों और गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन, यहाँ प्रतिरक्षण से कंफ्यूज मत होना, वैक्सीनेशन की बात कर रहा है, वैक्सीनेशन। गर्भवती महिलाओं और जो 2 साल से कम के बच्चे हैं या 5 साल से कम के बच्चे हैं, उनके वैक्सीनेशन को लेकर एक जागरूक कार्यक्रम यह था, ताकि भारत में जो मातृ मृत्यु दर और नवजात शिशु मृत्यु दर जैसी जो चीजें थी, उनको कम किया जा सके। और यह एक शानदार और बहुत सफल कार्यक्रम भी है। इसके अंतर्गत वर्तमान में लगभग 12 प्रकार की बीमारियों के टीके उपलब्ध कराए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, और इनमें से ऑलमोस्ट निशुल्क होते हैं, लगभग सभी क्या होते हैं, फ्री होते हैं। तो ये हमारे हेल्थ सेक्टर के लिए, भारतीय जनसंख्या के स्वस्थ भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है। आइए इसका आंसर आप देखेंगे तो 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इसका उद्देश्य 2 साल से कम उम्र के सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के वैक्सीन द्वारा रोकथाम योग्य 7 बीमारियों से सुरक्षित करना था। लेकिन इन 7 बीमारियों को बढ़ाकर अब क्या कर दिया है, 12 बीमारियां कर दिया गया। 7 बीमारियां थी, 7 बीमारियों को कवर किया गया था, इसीलिए इसका नाम इंद्रधनुष रखा गया। क्योंकि इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? इंद्रधनुष में 7 कलर आपको देखने को मिलते हैं, विबग्योर, है ना। ये 12 बीमारियां कौन सी है? डिप्थीरिया है, पर्टुसिस है, टिटेनस, पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस या निमोनिया, हीमोफिलस, इन्फ्लुएंजा टाइप बी, जापानी इंसेफेलाइटिस, रोटावायरस, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन और खसरा रूबेला वगैरह इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाली 12 बीमारियां हैं। ध्यान रखिएगा 2014 में जब शुरू किया गया था तो 7 बीमारियां शामिल थी, वर्तमान में 12 है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के हरित भारत मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? तो 3 स्टेटमेंट है, आप लगाइए आइडिया। हरित भारत से क्या समझ में आता है आपको? हरित भारत से आपको क्या समझ में आता है? क्या आप कृषि को लेकर हरित भारत कहेंगे? ग्रीन रेवोल्यूशन चलो वो अलग था, लेकिन क्या कृषि उत्पाद के संवर्धन हेतु द्वितीय हरित क्रांति आरंभ करना, जिससे भविष्य में सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो? नहीं। जब आप बात करते हैं हरित भारत मिशन की, तो जो 8 नेशनल क्लाइमेटिक एक्शन प्लान जो शुरू किया गया था, उसके अंतर्गत 8 मिशन शुरू किए गए थे भारत सरकार के द्वारा। उन 8 मिशनों में से एक मिशन था हरित भारत मिशन। और हरित भारत मिशन का उद्देश्य भारत में जो ग्रीनरी थी, जो हमें कम से कम 33% हमारे भूभाग का वृक्षों से चाहिए होता है, उसको बढ़ाने को लेकर यह एक मिशन था। तो पर्यावरणीय लाभों लागतों को केंद्र और राज्य के बजट में सम्मिलित करके हरित लेखाकरण को अमल में लाना, कितना मतलब मैं
इतना क्लियर खराब स्टेटमेंट है ना ये कि आप लोग इसको अच्छे से गलत कर दोगे। आप लोगों का दिल कहेगा कि ये सही हो ही नहीं सकता। मतलब हरित भारत मिशन की बात कर रहा है और ये बजट की बात लेकर आ गया, ग्रीन लेखाकरण की बात लेकर आ गया, तो ये एक गलत स्टेटमेंट है। जब आप पहला गलत करते हैं तो दो ऑप्शन आप हटा देते हैं। अब आप देख रहे हैं कि तीसरा तो हमारा ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा कह रहा है वन आच्छादन की पुनर्प्राप्ति, जो वनों का विस्तार है हमारी भूभाग पर उसको पुनः रूप से प्राप्त करना, उनका संवर्धन करना, उनको और बढ़ाना, है ना, तथा अनुकूलन और न्यूनीकरण के संयुक्त उपायों से जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर देना। यानी जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए, क्लाइमेट चेंज का सामना करने के लिए आपको क्या करना है? आपने जो वनाच्छादन को कम किया है उसे वापस पाना है, उसको बढ़ाना है, और आपको एडेप्टेशन और मिटिगेशन जैसे उपाय भी अपनाने हैं ताकि आप क्लाइमेट चेंज को कम कर सके। तो तीसरा तो हमारा ठीक है। दूसरा देखो कृषि से संबंधित यह नहीं था, तो दूसरा भी हमारा क्या है? ठीक नहीं है। ओके, तो इसका उत्तर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? इसका उत्तर विकल्प सी हमारा सही होगा, केवल तीसरा। गॉट इट? आइए आगे चलते हैं। देखिए चलिए रहने दीजिए। तो ये ग्रीन मिशन था, ग्रीन इंडिया मिशन था, राष्ट्रीय कार्य योजना, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। इसके तहत 8 मिशन लॉन्च किए गए थे, उनमें से एक था। और हरित आवरण का प्रसार के समग्र दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई। इसमें पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं, विशेष रूप से जैव विविधता, जल, जैवभार, मैंग्रोव, आर्द्रभूमि, महत्वपूर्ण पर्यावास आदि के संरक्षण के साथ साथ सह लाभ के रूप में कार्बन पृथक्करण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। पहला और दूसरा इसके उद्देश्य नहीं है, तीसरा इसका सही उद्देश्य था। क्या हम एक ठीक पेस पर चल रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है ना। हम एक बहुत ज्यादा टाइम ले भी नहीं रहे, लेकिन हम इस तरह से भाग भी नहीं रहे कि हम केवल यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट हो। तो हम ठीक ठीक चल रहे हैं। भारत में पूर्व संवेष्टित, अब देखिए कितनी खतरनाक हिंदी यूपीएससी लिखता है, लेकिन इसका बड़प्पन ये है कि ये कोष्टक में ब्रैकेट में यहाँ पर प्री पैकेज्ड इसने लिख दिया है। तो पहले से पैकेज्ड जो वस्तुएं आती है उसके अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक पैकेजिंग और लेबलिंग विनियम 2011 के अनुसार किसी निर्माता को मुख्य लेबल पर निम्नलिखित में से कौन सी सूचनाएं अंकित करना अनिवार्य है? यहाँ देखिए कितना बड़ा गोला बनाया है मैंने, अनिवार्य। तो जब कोई प्री पैकेज्ड वस्तु आती है तो उसके ऊपर जो लेबलिंग की जाती है, उसके ऊपर जो चर्चा की जाती है उस वस्तु के बारे में, उस लेबलिंग में कौन कौन सी चीजें कंपल्सरी रूप से आपको दर्शाना होता है। तो जब भी आप कोई पैकेज्ड वस्तु खरीदते हैं तो आपको यह जरूर मिलता है कि उस वस्तु को बनाने में कौन कौन से मटेरियल का यूज किया गया है। अगर वो कोई खाद्य वस्तु है तो यह लिखा जाता है कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स कितने % शामिल किए गए हैं, है ना। तो संघटकों की सूची होती है, इंग्रेडिएंट्स की सूची होती है। अगर खाद्य वस्तु है तो उसमें पोषण के संबंध में, पोषण के संदर्भ में कितना पोषण हमें मिलेगा, न्यूट्रिशन कितना, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, कितना प्रोटीन इसमें है, कितना विटामिन इससे आपको मिल सकता है, वह सारी चीजें। चिकित्सा व्यवसाय द्वारा दी गई किसी एलर्जी प्रतिक्रिया की संभावना के संदर्भ में संस्तुतियां यदि कोई है। क्या ऐसा आपने किसी पैकेट पर देखा है कि इस पैकेट को, मतलब ये जो वस्तु है इससे आपको इस तरह की एलर्जी हो सकती है? क्या आपने लेबलिंग पर ऐसा देखा है? देखिए अगर किसी प्रोडक्ट पर, अगर किसी प्रोडक्ट से इस तरह की एलर्जी होने की संभावना ज्यादा है तो हम यह कह सकते हैं, या सरकार ये कहती है कि ऐसा होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट पर एलर्जी के बारे में जानकारी दी जाए। लेकिन क्या इन विनियमों के आधार पर यह अनिवार्य किया गया है? तो अनिवार्य यह नहीं किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो जब आप 3 को हटाते हैं तो 2 ऑप्शन आप फिर से एलिमिनेट करते हैं, पहला दूसरा। और आप किसी भी प्रोडक्ट पर जब वो चिन्ह देखते हैं, रेड होता है या ग्रीन होता है, तो आप समझ जाते हैं कि ये मांसाहार है या शाकाहार से संबंधित प्रोडक्ट है। रेड और ग्रीन वो जो आता है ना गोला बना हुआ, छाप बनी हुई, तो उससे आप शाकाहारी मांसाहारी भी समझ जाते हैं। तो यह भी आपको बताना अनिवार्य होता है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इसका सही उत्तर है। थर्ड को हम सही नहीं मानेंगे क्योंकि यूपीएससी ने भी सही नहीं माना था,
और उस टाइम पीरियड पर इस नियम के अंतर्गत इस तरह की प्रतिक्रिया को किसी प्रोडक्ट पर दर्शाना अनिवार्य भी नहीं था। ठीक है, तो यह हमारा सही उत्तर होगा। यह है, भारत में प्री पैकेज्ड वस्तु के लेबल पर निम्नलिखित जानकारी होती है। उस खाद्य पदार्थ का नाम होता है, इंग्रेडिएंट्स की सूची होती है, खाद्य संयोजी की घोषणा होती है, शुद्ध मात्रा या शुद्ध भार के बारे में बताया गया होता है, बेच पहचान, कौन से बेच में, मैन्युफैक्चरिंग बेच में इसका निर्माण हुआ था वह होता है, निर्माता का नाम और पता होता है, तिथि बताई जाती है कि इस तिथि को इसका निर्माण हुआ था, शाकाहारी और मांसाहारी की घोषणा की जाती है, पोषण के बारे में जानकारी इसकी होती है, लेकिन एलर्जी की प्रतिक्रिया के बारे में इसमें कोई भी संस्तुतियां अनिवार्य नहीं है। आइए, प्रोजेक्ट लून, देखिए उस टाइम पर, हालांकि ये प्रोजेक्ट शुरू होना था 2018 में, लेकिन ये क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कभी कभी समाचारों में दिखने वाला प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है? क्या यह अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी है? क्या यह वायरलेस कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी है? क्या यह सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाली टेक्नोलॉजी है या जल संरक्षण प्रौद्योगिकी है? तो देखिए उस टाइम पर 2015-16 के आसपास जो गूगल है, आपको भी याद होगी ये बात, गूगल ने ये कहा था कि दूर दराज के क्षेत्रों तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए हम हाई एल्टीट्यूड पर, समताप मंडल पर, पृथ्वी से लगभग 18-20 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो हॉट एयर बलून होते हैं ना, वह बलून स्थापित करेंगे। याद आया आपको? अगर आप बहुत छोटे रहे हो तो शायद याद नहीं आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया हो उस टाइम पीरियड का, क्योंकि इंटरनेट का एक्सपेंशन बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ था। तो जिन जगहों पर इंटरनेट की पहुंच नहीं थी, वहां पर गूगल ने कहा था, ये डिक्लेयर ही किया था, हालांकि उन्होंने यह काम करना था 2018 में, लेकिन चूंकि गूगल ने घोषणा कर दी थी और यह एक बड़ा प्रोजेक्ट था इंटरनेट की पहुंच को लेकर, तो फिर यह चर्चाओं में काफी ज्यादा रहा था। तो जो हाई, क्या कहते हैं यार, इन्हें कहते हैं हॉट एयर बैलून, शायद कहते हैं ना, बैलून, अब देख लेना यार इस पे। और इनको क्या कहते हैं, हाई एल्टीट्यूड बैलून भी कहा जाता है, उच्च तुंगता पर स्थापित बैलून, क्योंकि ये पृथ्वी से लगभग 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। तो यह क्या था, यह एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आप मान सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मान सकते हैं, तो उससे संबंधित यह था। तो बी इसका सही उत्तर था। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। गूगल एक्स के द्वारा अनुसंधान एवं विकास परियोजना थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण एवं दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच उपलब्ध कराना था 4G की स्पीड में। ठीक है, यह उच्च तुंगता वाले गुब्बारों, हाई एल्टीट्यूड बैलून्स, कितनी ऊंचाई पर, 18 किलोमीटर, लगभग 11 मील की ऊंचाई पर यह स्थापित किए जाने वाले थे। ठीक है, लेकिन जानकारी 2016 तक की है, जो प्रोजेक्ट लून समाचारों में आना शुरू हो गया था। मतलब आप देखें, सिंपल सा देखें तो आप कह सकते हैं कि करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन था। कभी कभी समाचारों में नेट मीटरिंग निम्नलिखित में से किसको प्रोत्साहित करने के संदर्भ में देखा जाता है? COP21 हुआ था, COP21 हुआ तो हमने फ्रांस के साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी लॉन्च किया था। ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे थे, सोलर एनर्जी को प्रोत्साहित कर रहे थे, उसको क्या कर रहे थे, उसको प्रमोट कर रहे थे। तो सोलर एनर्जी को लेकर ही एक लॉन्च किया गया था कि जब हम घरों पर सोलर पैनल लगाते हैं तो उससे जो एनर्जी बनती है उसी के संबंध में उसको किस तरह से यूज करना है। जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो ग्रिड में चली जाएगी और फिर आप उसको दूसरों को बेच सकते हो। उसको जब आप बेचोगे तो जितने की आपने बेची है उतना आपका बिल कम होकर आएगा, है ना, आपके बिल में उसको सेटल कर दिया जाएगा। तो ये सारी उससे संबंधित बातें थी। तो जनरली नेट मीटरिंग ये टर्मिनोलॉजी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर काफी क्या थी, चर्चा में थी। सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग करने से संबंधित थी। परिवारों में सौर ऊर्जा का उत्पादन और उसका उपयोग किस तरह से हो, इसके बारे में नेट मीटरिंग थी। आइए मैं इसको थोड़ा सा आपको बता दूं। यह अधिशेष सौर ऊर्जा की विक्रय प्रणाली है। आप घरों पर जब सौर पैनल लगाएंगे
तो जब आप सौर ऊर्जा का निर्माण उत्पादन करेंगे और उत्पादन करने के बाद में आप जो यूज कर चुके होंगे उसके बाद में जो बचेगा उसको किस तरह से विक्रय करना है, किस तरह से वितरण होगा, उसके बारे में है। जहां मीटर द्वारा ग्रिड को निर्यात की गई सौर ऊर्जा को मापा जाता है। इस प्रक्रिया में उपभोक्ता को निर्यात की गई ऊर्जा के लिए क्रेडिट प्रदान किया जाता है और उसका बिल कम हो जाता है। ठीक है, ये नेट मीटरिंग की पूरी प्रक्रिया है, आप पोज करके एक बार देख सकते हैं। हाँ, ये देखिए कितना अच्छा हमने बात की है, बार बार मैं आपको बोलता हूँ वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कह रहा है व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग समाचारों में कभी कभी दिखती है। निम्नलिखित में से किसने इस रैंकिंग की घोषणा की है? जनरली यह पूछना चाह रहा है कि ये जो इंडेक्स है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपको पता है कि यह विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ये 2016 का क्वेश्चन है। 2021 में, हाँ 2021 में विश्व बैंक ने इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जारी करना बंद कर दिया था, क्योंकि बहुत सारी इनरेगुलरिटीज की समस्या इसके अंदर देखी गई थी कि आपका जो मापन है वह एकदम सटीक नहीं है। ऐसे ऐसे इल्जाम, ऐसे आरोप विश्व बैंक पर लगने लगे थे, तो फिर उन्होंने इसको बंद कर दिया। लेकिन 2024 से, शायद अक्टूबर 2024 से इसकी जगह पर एक नया इंडेक्स निकालना शुरू किया है वर्ल्ड बैंक ने, जिसे आप कहते हैं बी रेडी। यानी बी का मतलब यहां से ये है बिजनेस रेडी। तो बिजनेस रेडी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक की जगह वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। कौन से सूचकांक के स्थान पर जारी किया जाने लगा है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के स्थान पर बी रेडी, बिजनेस रेडी इंडेक्स जारी किया जाने लगा है। ठीक है, तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। 2021 में एक ऑडिट के कारण इसको बंद कर दिया गया था, है ना। इस ऑडिट में पाया गया था कि बैंक नेतृत्व ने विशेषज्ञों पर 2018 और 2020 की रिपोर्ट के परिणामों में हेरफेर करने के लिए दबाव डाला था। ठीक है, तो बैंक इसमें हेरफेर कराने का आरोपी था। विश्व बैंक द्वारा 2 बार इसको बंद कर दिया गया। अक्टूबर 2000 से इसे पुनः लॉन्च करने वाला है, और ये जो पुनः लॉन्च किया है इसी को आपने बी रेडी नाम से लॉन्च किया है। सेम नाम नहीं रखा आपने, बी रेडी नाम रखा है। ओके गाइस, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? वर्तमान में बंजारे कौन होते हैं? एक जाति है, एक जनजाति है जो घुमक्कड़ जीवन जीने के लिए फेमस है, बंजारे, है ना। इधर से उधर एक जगह टिक कर नहीं रहते, अपनी लाइफ घूम घूम कर बिताते हैं बंजारे, राइट। तो लेकिन आप मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में देखेंगे तो व्यापारी होते थे बंजारे। फैक्चुअल, एक तरह से फैक्चुअल जानकारी है, आइए इसको थोड़ा सा देख लें। मध्यकाल में कई तरह के व्यापारी थे, इनमें बंजारे भी शामिल थे। वे सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनके कारवां को टांडा कहा जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी शहर के बाजारों में अनाज के परिवहन के लिए बंजारों का ही उपयोग करता था। ठीक है, जहांगीर ने भी अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे अलग अलग इलाकों से अपने बेलों पर अनाज लाद कर लाते थे और शहरों में बेचते थे। वे सैन्य अभियानों के दौरान मुगल सेना के लिए खाद्यान्न ले जाते थे। एक बड़ी सेना के लिए अनाज ढोने वाले बेलों की संख्या 1,00,000 बेल तक हो सकती थी। आइए, तो बंजारे कौन थे? व्यापारी थे। यह भी एक इजी क्वेश्चन है। सम्राट अशोक के अभिलेखों को राजा देशों का सबसे पहले विकोटन यानी डिसाइफर किसने किया था? यही कहना चाह रहा है कि सम्राट अशोक के जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं उन अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो हमें पता है 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने समझा था अशोक के अभिलेखों को, और उसके बाद अशोक के अभिलेखों को पढ़कर हमने मौर्य काल की जानकारी के लिए एक शानदार स्रोत और हमें मिल गया था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं 1837 ही मैंने शायद बताया आपको, 1837। ठीक है, यहाँ पर अशोक के प्राचीन लेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई जेम्स प्रिंसेप। ये तो एक इजी क्वेश्चन था, हम जब पढ़ते हैं तो शुरुआत में ये बात करते ही हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन है ग्राम न्यायालय के बारे में।
ग्राम न्यायालय एक्ट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2008 में आया था। आप एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, 2008 में आया था ग्राम न्यायालय एक्ट। तो इसके बारे में पूछ रहा है, तो देखिए, इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है और आपराधिक मामलों की नहीं। इस अधिनियम को लाने का मकसद क्या था? जो हमारे न्यायालयों पर इतना ज्यादा भार था ना, उसके भार को कम करने के लिए हमने क्या किया था, ये एक नया मैकेनिज्म शुरू किया था कि ग्राम स्तर के जो मुकदमे हैं उनको ग्राम स्तर पर ही लोगों की मध्यस्थता से सुलझा लिया जाए। लेकिन क्या यह केवल सिविल मामलों की सुनवाई करता था? नहीं, इसमें कुछ छोटे मोटे अपराधों के मामलों की सुनवाई करने की भी शक्ति इसको दी गई थी। तो आपराधिक मामलों की सुनवाई ही नहीं करता है, जब आप ये बात कहते हैं तो आप इसे गलत कर देंगे, ठीक है। यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों, जो एक्टिविस्ट होते हैं, स्थानीय रूप से जो एक्टिविस्ट होते हैं, उनको मध्यस्थ के रूप में या सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। यानी यह अधिनियम यह कहता है कि यार, जो स्थानीय रूप से प्रभावशाली व्यक्ति है, आप मुकदमों का समाधान करने के लिए उनको साथ में बिठाओ और उनके माध्यम से दोनों पक्षों में कोशिश करो कि सुलह हो जाए, ठीक है। तो सुलह कराने का कहीं ना कहीं ये काम करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, लेकिन चूंकि पहले में ये कह रहा है कि आपराधिक मामलों की सुनवाई, अब ऐसा तो नहीं है कि ये किसी को मर्डर कर दिया उसकी सुनवाई करेगा, उसकी तो नहीं कर पाएगा, लेकिन छोटे लेवल के जो आपराधिक मामले होते हैं उन पर भी यह सुनवाई जनरली कर पाता है। तो केवल बी इसका सही उत्तर हमारा होगा। 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, अब 10 क्वेश्चन हमारे बचे हैं, ठीक है। तो हमारी स्पीड भी अच्छी चल रही है। पिछले सेशन में हमने शुरुआती कुछ क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम दे दिया था, लेकिन अभी मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूं इस क्लास से जो अभी तक चल रही है, और आई होप कि आपको भी चीजें ठीक से समझ में आ रही है। देखो 2008 में, है ना, 2008 में लाया गया था। आपराधिक और सिविल दोनों न्यायालयों की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, और न्यायालय को यथासंभव विभिन्न पक्षों के बीच समझौता करवाकर विवादों को निपटाने का प्रयास करना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए वह एक्टिविस्ट, मध्यस्थ और सुलहकर्ता जैसे मध्यस्थों का उपयोग कर सकता है, राइट। टीपीपी की बात करें, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, टीपीपी, है ना। तो क्या कह रहा है, चीन और रूस को छोड़कर प्रशांत महासागर तटीय सभी देशों के मध्य का एक समझौता है। चीन और रूस को छोड़कर प्रशांत महासागर से लगने वाले सभी देशों का एक समझौता है, ठीक है। आगे देखते हैं। यह केवल तटवर्ती सुरक्षा के प्रयोजन से किया गया सामरिक गठबंधन है। देखो, पहली बात तो इसने कहा सामरिक गठबंधन। सामरिक गठबंधन एक तरह से आप मानिए जो थोड़ा सा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ झुका हुआ होता है ना। लेकिन आप देखते हैं, आप हमेशा ध्यान रखिए इस तरह के, क्योंकि पैसिफिक रीजन जो है, पैसिफिक रीजन, प्रशांत महासागर वाला जो क्षेत्र है, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि विश्व का बहुत ज्यादा व्यापार भी यहाँ से होता है, ठीक है। विश्व के बड़े बड़े देशों का किनारा भी यहाँ से लगता है। तो समुद्री क्षेत्रों के आसपास, मैं ये कहूं, समुद्री क्षेत्रों के आसपास जो समूह बनते हैं, पहली बात, आपको वह केवल सैन्य समूह कभी भी नहीं नजर आएंगे, आपको वह ज्यादातर आर्थिक सहायता करने वाले समूह नजर आएंगे। आर्थिक सहायता, अब आर्थिक सहायता कैसी? व्यापार में भागीदारी को वो प्रोत्साहित करेंगे, है ना, व्यापार के आवागमन को वो ध्यान रखेंगे, उनके क्षेत्रों में, समुद्री क्षेत्रों में जो अपराध हो सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं समुद्री सुरक्षा की बात करेंगे, मिलजुल कर समुद्री सुरक्षा स्थापित करनी है। तो इस तरह की पूरी बातें करते हैं। जनरली आप देखेंगे केवल तटवर्ती सुरक्षा, ये केवल वाली बात जहां पर आती है ना इस तरह के समूहों में, तो वह गलत होती है, क्योंकि वो लोग अपनी अर्थव्यवस्था के एक्सपेंशन की तरफ बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों से जोड़ने का प्रयास करते हुए वह इस तरह के समूह बनाते हैं। और जब आप देखते हैं सैन्य संगठनों की, तो आप पाते हैं कि सैन्य संगठनों में तो नाटो जैसे संगठनों के बाद में ज्यादा कोई संगठन बने नहीं है।
जब से यूएसएसआर और ये यूएसए के बीच में ये चीजें थोड़ी सी कंट्रोल हुई है डायरेक्ट, उसके बाद में इन चीजों का, इस तरह के संगठनों का बनना लगभग बंद हो गया है। तो आप इसे सामरिक गठबंधन भी नहीं कह सकते, उससे ज्यादा बड़ी बात आप इसे केवल तटवर्ती सुरक्षा वाला नहीं कह सकते। और इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें चीन और रूस तो नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी सभी देश इसके बीच में नहीं है। तो यह दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत मिलेंगे। करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन था, करंट के हिसाब से इसको पूछा गया। आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसमें 12 देश थे, अमेरिका, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, पेरू, चिली, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई। अगर आपको इतना भी पता होता है कि भारत भी तो एक पैसिफिक रीजन, हिंद प्रशांत वाला रीजन तो है ही, हालांकि हम पैसिफिक में डायरेक्ट नहीं है, लेकिन हिंद प्रशांत वाले रीजन में तो हम डोमिनेट करते ही हैं कहीं ना कहीं, तो हम इसमें नहीं है। फिर रूस तो इसमें शामिल नहीं था, और रूस को बाहर रखने का कोई विशेष संदर्भ भी नहीं था। और लेकिन चीन के साथ में दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस वगैरह इसमें शामिल नहीं थे। भारत को तो चलो नहीं कहा जा सकता, भारत को तो आप हिंद महासागर के अंदर ही मानेंगे, और हिंद महासागर के अंदर ही हम हैं। टीपीपी एक आर्थिक एवं व्यापार समझौता था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। टीपीपी वॉज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, कोई ये रणनीतिक या सामरिक गठबंधन नहीं था। इसका उद्देश्य क्या था? व्यापार उदारीकरण, टैरिफ को कम करना, इंटेलेक्चुअल राइट्स के बारे में बात करना, इन्वेस्टमेंट को संरक्षित करना, श्रम एवं पर्यावरण मानकों के बारे में बात करना। तो यह नाटो जैसा सैन्य गठबंधन नहीं था। इसका उद्देश्य तटीय सुरक्षा, तो इसका उद्देश्य तटीय सुरक्षा भी नहीं था, है ना। यह व्यापार को लेकर किया गया एक समझौता था। फिर यह भी एक उसी टाइम पीरियड का क्या है, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड यह क्वेश्चन है, करंट ओरिएंटेड। भारत और अफ्रीका शिखर सम्मेलन, इंडिया अफ्रीका समिट, जो 2015 में हुआ, वह तीसरा सम्मेलन था। यानी 2015 में इंडिया अफ्रीका का एक समिट हुआ था, तो इसके लिए इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया। तो 2015 में जो हुआ, क्या वह थर्ड समिट था? तो बिल्कुल, आप जब फैक्ट चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि 2015 में होने वाला इंडिया अफ्रीका समिट तीसरा शिखर सम्मेलन था दोनों देशों के बीच में। और इंडिया अफ्रीका समिट की शुरुआत वास्तव में 1951 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। क्या क्या ऐसा है? जी ऐसा नहीं है, इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, है ना। 8 में मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे। तो दूसरा आप हटा देंगे, दूसरा आप हटा देंगे तो पहला आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर आप इसको देख सकते हैं। 1951 में ऐसा कोई औपचारिक भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन नहीं हुआ था। हालांकि भारत अफ्रीका संबंध ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं। 1955 का बांडुंग सम्मेलन महत्वपूर्ण था, लेकिन इंडिया अफ्रीका फोरम समिट की औपचारिक शुरुआत 2008 से हुई थी, और 2008 में नई दिल्ली में सम्मेलन हुआ था, 2011 में एडिस अबाबा में हुआ, और 2015 में वापस से नई दिल्ली में तीसरा सम्मेलन हुआ था, जो पहला स्टेटमेंट हमें बात करता है। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। आरबीआई द्वारा घोषित MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट का उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको यह भी क्या है, MCLR भी आपकी तैयारी का बेसिक पार्ट है। जब बैंक लोन देते हैं ना, हम लोगों को लोन देते हैं, तो लोन पर कुछ फिक्स परसेंट में वो क्या लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो इस इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने क्या किया है, MCLR मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, उससे पहले इसको कंट्रोल करने के लिए एक बेस रेट जैसा सिस्टम चलता था। आरबीआई बता देती थी कि भाई आपकी बेस रेट इतनी होनी चाहिए। भाई आरबीआई क्या करती थी, बैंकों को एक बेस रेट, आधार दर बता देती थी। फॉर एग्जाम्पल 3%, आधार दर आपकी 3% है, आप इतना टैक्स ले सकते हो, इतना आप इंटरेस्ट ले सकते हो। फिर बैंक क्या करते थे, बैंक इसमें ऐड करते थे अपनी कुछ कॉस्ट को, है ना, उस कॉस्ट को ऐड करके फिर वो 5%, 6% की दर पर ब्याज देते थे। लेकिन जब आरबीआई अपनी बेस रेट को कम करती थी, तो बैंक अपनी पूरी, फॉर एग्जांपल यहां पर बैंक ने 6% में ब्याज दिया, आरबीआई ने यहां पर 2% कर दिया बेस रेट को, और बैंक फिर भी अपनी रेट कितनी रखते थे,
6%। क्यों? बैंक ये बहाना बनाते थे कि हमारी जो कॉस्टिंग है यह बढ़ी हुई है, 4% हमारी कॉस्टिंग है, 2% आपकी बेस रेट है, 6% पर हम लोन दे रहे हैं। तो बैंक के पास, आरबीआई के पास उसको कंट्रोल करने की डायरेक्ट इस तरह की पावर नहीं थी, है ना। और बैंक क्या करते थे, अपना लाभ को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए लोन को महंगा ही रखते थे, और उसका प्रभाव क्या होता था, वित्तीय समावेशन में बाधा उत्पन्न होती थी। करेक्ट। तो फिर आरबीआई ने एमसीएलआर को लॉन्च किया। आरबीआई ने कहा आप इस कॉस्ट को एवरेज के तौर पर नहीं मापेंगे। आप पहले क्या होता था, बैंक एक एवरेज निकाल लेता था कि भाई हाँ, हम जो जो आपको लोन देते हैं, हमारे अधिकारी हैं, हमारा स्टाफ है, फिर हम वसूल भी करते हैं, उसमें भी हमारे रिसोर्सेज खर्च होते हैं, तो हमारा 4% तो खर्च हो जाता है साहब। तो 4% तो हमारी कॉस्टिंग हो गई, और 2% का हम प्रॉफिट लेके चलेंगे, तो हमारी रेट कितनी होगी, बेस रेट हमारी 6% की हम मान के चलेंगे। ठीक है। तो इस तरह से होता था। लेकिन यहां पर क्या होता था फिर, आप देखेंगे कि जब आरबीआई की तरफ से लोन सस्ते होने की बात होती थी तो भी बैंक उन्हें सस्ता करता नहीं था। तो फिर आरबीआई एमसीएलआर लेके आया। तो ये दिशा निर्देश उधारों की ब्याज दरें निर्धारित करने हेतु बैंकों द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करते हैं। ये दिशा निर्देश बैंक साख की उपलब्धता ऐसी ब्याज दरों पर सुनिश्चित करने में मदद करते हैं जो ऋण लेने वाले और बैंक दोनों के लिए न्याय संगत हो। तो बिल्कुल ये पारदर्शिता को भी बढ़ाते हैं, और यह कोशिश करते हैं कि बैंकों का भी नुकसान ना हो, लेकिन वित्तीय समावेशन भी ज्यादा से ज्यादा हो जाए, यह कोशिश करते हैं। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। इकोनॉमी का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये है ना। 1 अप्रैल 2016 को आरबीआई ने एमसीएलआर पद्धति शुरू कर दी थी। तो इसके बारे में आप देखिए, इसको पढ़ लीजिएगा। हो सकता है मैंने जो बताया है इसको पढ़ने के बाद आप ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएंगे। मैंने बताने की कोशिश की है, फिर भी आप देख पाएंगे इसको कि ये क्या है एमसीएलआर। फिर हम देखते हैं खराई ऊंट, जो एनवायरमेंट में स्पीशीज से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, यहां से ये इंपॉर्टेंट है। खराई ऊंट जनरली गुजरात वाले रीजन में, जो खारा क्षेत्र है ना, कच्छ का रण वाला जो रीजन है, उस रीजन में खराई ऊंट पाए जाते हैं। तो खराई ऊंट समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है, ये बात ठीक है। यह मैंग्रोव की चराई पर जीता है। यह समुद्र में 3 किलोमीटर तैरता ही इसलिए है ताकि मैंग्रोव पौधों को खा सके, उनको चर सके, तो यह बात भी ठीक है। और अब देखो, यह करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसमें या तो आपको पता होगा। अब मैं इस स्टेटमेंट में से ऐसा कुछ बाहर निकाल के नहीं ला सकता कि अगर आपको खराई ऊंट के बारे में पता नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे, भाई नहीं कर पाओगे। तो मैं क्या बताऊं, मैं इसमें क्या एनालिसिस करूं, मैं सिर्फ ये बता सकता हूं कि ये स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, और ये गलत है। खराई ऊंट के बारे में अगली स्लाइड में चर्चा कर लेंगे, ताकि आपको आगे पता चल जाएगा। बस इस तरह के क्वेश्चन में इतना ही कर सकते हैं। जिन क्वेश्चन में समझने वाली बात है वहां समझ सकते हैं, और जहां पर सिर्फ हमें देखकर आगे बढ़कर चीजों को अपने नॉलेज में लाकर आगे बढ़ना है, वहां आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वह तीसरा गलत होगा, पहला और दूसरा इसका सही उत्तर होगा। खराई ऊंट मैंग्रोव पर चरता है, खारे जल को सहन करने में सक्षम होता है। यह केवल गुजरात के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। मैंग्रोव की तलाश में समुद्र में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम होता है। इसे पालतू बनाया जा सकता है। भूमि और समुद्र दोनों पर जीवित रहने की क्षमता के कारण खराई ऊंट कच्छ के शुष्क तटीय क्षेत्र में चरवाहों की सबसे प्राथमिक पसंदों में से एक है। लोग इसके दूध का उपयोग करते हैं, जबकि नर बछड़ों को आर्थिक लाभ के लिए बेचा जाता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ खराई ऊंट, दिस इज द स्पीशी ऑफ खराई ऊंट। आइए अगला क्वेश्चन। अब देखिए, यह वही क्वेश्चन है जिसको देखकर अनुभव सिंह बस्सी ने, है ना, अनुभव सिंह बस्सी ने यूपीएससी की तैयारी छोड़ दी थी। आपने अगर अनुभव सिंह बस्सी का वह स्टैंड अप शो देखा है जिसमें वह यूपीएससी की तैयारी के बारे में बात करते हैं, तो वह इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई 11 मीटर लंबी केले की प्रजाति, और केले इसके नारंगी रंग के, तो ऐसी कौन सी प्रजाति है। तो इसके बारे में वह चर्चा करते हैं अपने स्टैंड अप शो में। तो यही वो क्वेश्चन है 2016 का, जिसने एक व्यक्ति को आईएएस ना बनाकर भारत का एक शानदार स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में स्थापित कर दिया। ठीक है। तो हाल में हमारे वैज्ञानिकों ने, हाल का मतलब है 2016,
हाल में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है, जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गूदा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस क्षेत्र में खोजी गई है? तो आपको पता है कि यह भारत में अंडमान निकोबार रीजन में खोजी गई थी। पता नहीं भी हो तो यह फैक्चुअल क्वेश्चन है, करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, या आपको पता नहीं हो तो आप इसे फिर स्किप करके आगे निकलेंगे। करंट में थी, हाईलाइट रही होगी ये, है ना। तो अंडमान निकोबार में यह प्रजाति, इसकी ऊंचाई, इसके वृक्ष की ऊंचाई 11 मीटर। आप अज्यूम कीजिए, इमेजिन कीजिए 11 मीटर कैसा कैसा हो सकता है, इमेजिन कीजिए। INS अस्त्र धारिणी, जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ, वही है डिफेंस टेक है, ठीक है, करंट ओरिएंटेड है। INS अस्त्र धारिणी, ये यार इस लैपटॉप में, मैंने नया लैपटॉप लिया है, इस लैपटॉप में यह एक इशू मुझे देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पर ऊपर वाले क्षेत्र में कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ तो यह स्लाइड का शो बाहर निकल जाता है, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, हमारा क्या बिगाड़ लेगा भाई, है ना। तो INS अस्त्र धारिणी टोरपीडो को लॉन्च करने वाला और वापस रिकवर करने वाला एक जल यान था। देखिए अस्त्र धारिणी क्या होता है, अस्त्र क्या होता है, आपके अस्त्र, आपके हथियार, और धारिणी उसको धारण करने वाला या धारण करने वाली। तो अस्त्र धारिणी हो गई आपके हथियार को धारण करने वाली, हथियार को धारण करने वाली। और हथियार कहां पर, ये क्या है, एक INS है, इंडियन नेवल शिप है, तो नेवल शिप है तो पानी में धारण करेगी, पानी में धारण करेगी। तो टोरपीडो, टोरपीडो क्या होता है, मैंने इमेज इसमें ऐड करना भूल गया। टोरपीडो होता है जैसे ये आपकी सबमरीन है जो पानी के नीचे सफर करती है, सफर क्या करती है, मतलब पानी के नीचे एक तरह से क्या कहते हैं यार उसको, जो सेनाएं गश्त करती है, पानी के नीचे गश्त करती है। तो इस हो सकता है कुछ देशों की नजर इस सबमरीन पर भी हो और वो इसको अटैक करें, तो इसके पीछे की तरफ हम कुछ हथियार लटका देते हैं, इन्हें टोरपीडो कहा जाता है, ठीक है। ये बाहर की तरफ इसके कुछ हथियार लटके हुए होंगे, तो ये क्या करेंगे, ये टोरपीडो इस सबमरीन की या कोई नेवल शिप है तो उसके नीचे, नीचे से कोई हमला ना कर दे पानी के अंदर से, उसकी सुरक्षा करने के लिए हम टोरपीडोज को लगा देते हैं ताकि सब तरफ से उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो पाए। तो टोरपीडो को ले जाने वाली और लाने वाली यह एक नेवल शिप है, जिसे आप क्या कहते हैं, INS अस्त्र धारिणी। कुछ भी नहीं है, करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो बस इस क्वेश्चन से आप इतना इंसाइट लीजिए कि इस साल जितने भी डिफेंस फील्ड वाले जितने भी हथियार या नेवल शिप या मिसाइल वगैरह इंपॉर्टेंट रही है, समाचारों में रही है, उनके बारे में आप चर्चा कीजिए, उनके बारे में आप अपने नोट्स बनाइए और अपने आप को तैयार रखिए, ठीक है। अस्त्र धारिणी स्वदेशी रूप से डिजाइन थी और निर्मित टोरपीडो लॉन्च और रिकवरी पोत यह थी। चलिए, टोरपीडो मैंने आपको समझा दिया। ग्रीज्ड लाइनिंग 10 GL10, जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ, क्या है। अब देखो इसके बाद, इसके नाम से इसके बारे में कोई अता पता ही नहीं है हमें, तो आप क्या करेंगे, अगर समाचारों में पढ़ा होगा तो ऑप्शन ए टिक कर देंगे, समाचारों में नहीं पढ़ा होगा तो नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली यह इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट था, जैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल देखते हैं ना, उस तरह से नासा ने एक प्रयोग किया था कि क्या हम इलेक्ट्रिक इंजन्स पर आधारित कोई विमान बना सकते हैं, कोई एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। तो उसे ग्रीज्ड लाइनिंग 10 नाम दिया था नासा ने, और ऑप्शन ए इसका सही उत्तर था आपका। तो यहां पर क्या है, ग्रीज्ड लाइनिंग या GL10 नासा द्वारा परीक्षण किया गया 10 इंजन वाला इलेक्ट्रिक विमान है, जो हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भर सकता है, उतर सकता है तथा विमान की तरह कुशलता से उड़ सकता है। तो ये एक विमान था, इसको आप देख लीजिएगा ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन अब यह बहुत ज्यादा चर्चाओं में, मतलब अब यह चर्चा का विषय नहीं है, तो यह इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसकी तरह का कोई और इनिशिएटिव, कोई और टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो वह आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। गहन कदन संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन,
हमें गहन रूप से क्या करना है, इसके नाम से मैं क्या समझ रहा हूं उसके बारे में बात कर रहा हूं। हमें गहनता के साथ क्या करना है, मिलेट्स को यानी कदन्न को, जो इसने कदन्न कहा है, मिलेट्स को यानी मोटे अनाज को क्या करना है, प्रमोट करना है। प्रमोशन कह रहा है ना, प्रमोट करना है। क्यों करना है, गहन कदन संवर्धन के माध्यम से, ताकि हम पोषण की सुरक्षा कर पाए। इससे क्या होगा, पोषण सुरक्षा हो पाएगी, पोषण की सुरक्षा हो पाएगी। नाम से तो इतना ही समझाए भाई, नाम से इतना समझाए तो क्या ये वाली चीज अप्लाई कर पाएंगे कहीं पर? लेट्स सी, देखते हैं। इस पहल का उद्देश्य उन्नत उत्पादन और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकियों को निर्देशित करना एवं समूह उपागम यानी क्लस्टर अप्रोच के साथ एकीकृत रीति से मूल्यवर्धन तकनीकों को निर्देशित करना है। क्या पहला हमारा सही है? क्या पहला आपको ठीक है? एक बार छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आया, एक बार छोड़ देते हैं। इस योजना में निर्धन, लघु, सीमांत एवं जनजातीय किसानों की बड़ी हितधारिता है। अब देखिए, हमें मोटे अनाज को प्रमोट करना है, और जो बड़े बड़े किसान है ना, वो तो जनरली क्या कहते हैं, हरित क्रांति के दौरान जो फसलें रही उन पर ज्यादा फोकस करते हैं, ताकि उनका उत्पादन ज्यादा हो, उन्हें पैसा ज्यादा मिले। और जो लोग सिंचाई में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते, जो लोग उर्वरकों में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा सकते, वो फिर क्या करते हैं, वो मोटे अनाज की तरफ ही जाने की कोशिश करते हैं। तो 100% मोटे अनाज की जब आप बात करते हैं तो निर्धन, लघु, छोटे किसानों की और जनजातीय किसानों का इसमें बहुत बड़ा हित होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है। अब ये देखो किस किस में दो नहीं है, विकल्प दो इसमें नहीं है, तो तीन हमारे पास है। अब आप देखिए, यह इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वाणिज्यिक फसलों के किसानों को पोषकों के अत्यावश्यक निवेशों के और लघु सिंचाई उपकरणों के निशुल्क किट प्रदान करके कदन्न की खेती की ओर प्रोत्साहित करना है। अब आप मुझे बताओ, आप अपना कॉमन सेंस लगाओ, किसकी बात कर रहा है, वाणिज्यिक फसलों के किसानों की बात कर रहा है। अगर सरकार को प्रोत्साहन देना होगा मोटे अनाज का, मोटे अनाजों को सरकार को प्रोत्साहन देना होगा, और सरकार को कुछ निशुल्क सहायता प्रोवाइड करवानी होगी, तो क्या सरकार सबसे पहले गरीब किसानों को निशुल्क सुविधा देगी या वाणिज्यिक खेती करने वाले किसानों को? हमेशा ध्यान रखिए, किसान, पूरे किसान, सभी किसान हमेशा इज्जत के हकदार है, अपनी सम्मान के हकदार है, जय जवान जय किसान के हकदार है। लेकिन जब आप उनमें और ज्यादा देखेंगे तो वाणिज्यिक किसान कंपेरेटिवली ज्यादा धनी होते हैं दूसरे किसानों से। जो वाणिज्यिक फसलों की खेती करते हैं वह किसान हमेशा कंपेरेटिवली दूसरे किसानों से धनी होते हैं। तो सरकार अगर कुछ निशुल्क प्रोवाइड करवाना चाहेगी तो पहले गरीब किसानों को प्रोवाइड करवाएगी, पहले इन जनजातीय किसानों को प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है बात? तो यहां पर यह स्टेटमेंट इस लॉजिक के साथ आप गलत कर सकते हैं। और अगर आपका यह पढ़ा हुआ होता, क्योंकि करंट में चर्चा में था, फिर तो आपके लिए क्वेश्चन सरल था। पहला स्टेटमेंट सही था, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था, उन्नत उत्पादन और कटाई उपरांत टेक्नोलॉजी को निर्देशित करना था, उसके बारे में लोगों को जानकारी देना था, समूह उपागम क्लस्टर अप्रोच के साथ मिलकर एकीकृत रीति से मूल्यवर्धन तकनीकों को निर्देशित करना इसका क्या था, उद्देश्य था। तीसरा गलत है, तीसरा जब आप हटाएंगे तो सी आपका उत्तर निकल कर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते। गहन कदम संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा, उद्देश्य क्लस्टर दृष्टिकोण के साथ एकीकृत तरीके से बेहतर उत्पादन और कटाई के बाद की तकनीकों का प्रदर्शन। ठीक है, दूसरा भी सही है, हमने बात कर ली। तीसरे में इस तरह की कोई प्रोत्साहन का कोई प्रावधान नहीं था, निशुल्क कुछ भी नहीं था। और सरकार अगर निशुल्क देती तो किसे देती, मैं बस ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, सरकार अगर कुछ निशुल्क देती भी तो क्या वाणिज्यिक फसलों वाले किसानों को देती, या पहले जो गरीब किसान है, जो मोटे अनाजों की खेती पहले से कर रहे हैं, उनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निशुल्क देती सरकार, है ना? तो बस इस तरह से हम सोच सकते हैं थोड़ा सा। फिर आप देखिए, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? 2015 के पेपर में भी स्वदेशी आंदोलन से क्वेश्चन थे, और इसमें भी स्वदेशी आंदोलन से क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन हुए थे, यह पूछ रहा है कि भारत में
सबसे पहले स्वदेशी और बहिष्कार को, ब्रिटिशों के विरुद्ध स्वदेशी और बहिष्कार को सबसे पहले किसके द्वारा अपनाया गया था, कौन से आंदोलन में अपनाया गया था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसी में तो अपनाया गया था, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले के अध्यक्षता में शायद 1906 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें हमने बहिष्कार और स्वदेशी के बारे में प्रस्ताव पारित करके इनको एक विरोध के रूप में, संघर्ष विधि के रूप में अपनाया था। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ आप देखिए 1905 में, सॉरी मैंने 6 बताया, बनारस में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के दौरान जी गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत को मंजूरी दी थी। बाकी ये करजन ने सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन करने की कोशिश की थी, है ना। फिर 1911 में जो दिल्ली दरबार हुआ था उसमें इसको कैंसिल कर दिया गया था और हमारी राजधानी को भी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था। ये सारी चीजें आपको पता होगी। आखिरी क्वेश्चन है आज का, भारत के धार्मिक इतिहास, क्या हमने बीच में कोई क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिया? एकदम से आखिरी कैसे आ गया? चलिए हाँ ठीक है, आखिरी है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धार्मिक इतिहास की बात कर रहा है। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। मैं कह रहा हूं, मैं रोज सुबह 10 बजे हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और हिस्ट्री का अभी तो हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं, लेकिन क्रैश कोर्स भी स्मार्ट वाला कर रहे हैं, केवल क्रैश कोर्स नहीं। अगर क्रैश कोर्स होता तो अब तक खत्म हो चुका होता। हम क्या कर रहे हैं, पूरा सिलेबस कवर करेंगे, लेकिन जो पार्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको अच्छा खासा टाइम दे रहे हैं। बाकी सभी का ओवरव्यू लेते हुए चल रहे हैं आगे। सिलेबस पूरा कवर करेंगे, पढ़ेंगे पूरा, लेकिन स्ट्रेटेजी के साथ में, स्मार्ट अप्रोच के साथ में। तो मैंने इसका नाम स्मार्ट क्रैश कोर्स रखा है। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर डेली 10 बजे क्लास होती है, स्पेशल क्लास जिसे आप कहते हैं। और स्पेशल क्लास का मतलब होता है ये क्लास आपके लिए फ्री होती है, आपको किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। आप ऐप को डाउनलोड करो और एनरोल करो, मुझे सर्च करो, मेरी प्रोफाइल को फॉलो करो और आपको ये क्लास एकदम से वहां पर प्रोवाइड हो जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। जितनी भी मैंने फ्री क्लासेस ली है आपको प्रोवाइड हो जाएगी। वहां पर हमने अभी 2-3 दिन पहले चर्चा की है कि जो हीनयान वाला संप्रदाय था उसमें बोधिसत्व की अवधारणा नहीं है, बोधिसत्व की अवधारणा महायान संप्रदाय में है। और बोधिसत्व वे लोग हैं जो अपने निर्माण को डिले करते हैं, अपने निर्वाण को, है ना। उन्होंने वह अपने आप में इस स्तर तक पहुंच चुके हैं, ज्ञान के उस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि उन्हें मोक्ष मिलने ही वाला है, लेकिन वह चाहते हैं कि हमें संसार के लोगों की मदद करनी है मोक्ष की प्राप्ति में। तो वो लोग अपने मोक्ष को होल्ड करके रखते हैं, अपने मोक्ष में डिले करके रखते हैं, तो उसी को बोधिसत्व कहा गया है। तो यह हीनयान संप्रदाय से संबंधित नहीं है, यह महायान संप्रदाय से संबंधित है। जब आप फर्स्ट को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हो तो 2 ऑप्शन आप हटा देते हो, आपको पता चलता है कि दूसरा तो हमारा सही है। यही बात है। देखो, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणा में है, वही अपने प्रबोध के मार्ग पर लगभग पहुंच चुका है, लेकिन उनके अंदर इतनी करुणा है कि संसार के दूसरे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति में सहायता करना है। मैं थोड़ा लेट मोक्ष प्राप्त करूंगा, नहीं भी करूंगा चलेगा, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि संसार के दूसरे लोग, मेरे भाई बंधु मोक्ष प्राप्त कर ले, इसलिए वह अपने मोक्ष को क्या करते हैं, डिले करते हैं। तो यह स्टेटमेंट ठीक है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति को विलंबित करता है। यही बात हमने की है। तीसरा स्टेटमेंट ठीक है, तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है और विकल्प भी हमारा सही उत्तर है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व वह है जो जागृति और प्रबोध की तलाश करता है। अवधारणा बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय की है। आप इसको पढ़ेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। वैसे मैंने आपको क्लियर कर दी है। कुछ लोगों का ये होता है ना कि कुछ पढ़ने को भी मिल जाए, व्याख्या तो दिखाओ हमें, इसलिए हर क्वेश्चन के बाद ये व्याख्या रखनी पड़ती है, वरना हम क्वेश्चंस के साथ में इनफ डिस्कशन वहां पर कर लेते हैं। तो आप मेरे डिस्कशन पर भी भरोसा करते हुए अपने आप की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बाकी जिसको पढ़ने का मन है आप पढ़ लीजिएगा। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन, ये हीनयान और हीनयान के बारे में है, आप देख सकते हैं।
25 क्वेश्चन। आज के इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। अगर आप लोग मेरे सेशन से रिलेटेड, मेरी क्लासेस से रिलेटेड किसी भी अपडेट पर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप प्लीज मेरा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसको स्कैन करेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप पहुंच जाएंगे। आप नाम से सर्च करेंगे तो शकील अहमद, स्पेलिंग देखेंगे AHAMAD और अन अकेडमी, है ना, शकील अहमद अन अकेडमी करके मेरा टेलीग्राम चैनल है। बहुत ज्यादा लोग अभी नहीं जुड़े हैं, लेकिन आप लोग अगर इससे जुड़ेंगे तो आपको मेरी स्पेशल क्लासेस, मेरी यूट्यूब क्लासेस, नए इनिशिएटिव, कुछ जरूरी नोट्स वगैरह जो भी चीजें होगी वहाँ वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती रहेगी। हम और आप टच में रहेंगे, हमारे इनिशिएटिव के बारे में आपको जानकारी बनी रहेगी, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आज का ये सेशन कैसा लगा आप जरूर बताइएगा फीडबैक में। मेरा ये जो डिसीजन है कि हम 5 की जगह 4 सेशन में हर पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, आपके सेशन की टाइमिंग तो थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन आप दूसरी तरफ ये देखिए कि 5 सेशन के लिए 5 दिन आपको चाहिए, 4 के लिए आपको 4 दिन चाहिए, तो पूरा एक दिन आपके लिए जो फ्री हो रहा है, वह मेरा मकसद है कि मैं उसको फ्री करके आपकी तैयारी के लिए और थोड़े टाइम को हम निकाल पाए। तो यह मकसद है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर देना। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ऑल द बेस्ट। जय हिंद।